क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स को स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े रियल टाइम कॉन्ग्लोमरेट की कन्वर्जेशन के हवाले से। ठीक है, हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं कॉमकास्ट कॉरपोरेशन को। ठीक है, जिसको आप लोग यूनिवर्सल के नाम से जानते हैं, लेकिन एक्चुअल जो कंपनी है वो कॉमकास्ट है। ठीक है जी। अच्छा जनाब, अब हम कुछ इसकी की इन्फॉर्मेशन आपके साथ सबसे पहले शेयर करेंगे एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। देखें ये कौन कौन से बिजनेसेस करती है, सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, इट्स अ मल्टीनेशनल मैस मीडिया। एक काम इनका मैस मीडिया के हवाले से, दूसरा टेलीकॉम के अंदर हैं ये, बिकॉज कॉन्ग्लोमरेट है, टेलीकॉम में भी होंगे, डिफरेंट सेक्टर में होंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के बिजनेस के साथ भी ये अटैच्ड हैं। ठीक है, सो ऑटोमेटिकली कहा यह जाता है, अगर हम इसको बहुत सिंपल वर्ड्स में रखें तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द 51st। अगर मैं बात करूं कि फोर्ब्स ग्लोबल 2000 के हवाले से, इसके हिसाब से 51st रैंकिंग है इसकी, जो कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग रैंकिंग कंसिडर की जाती है। यानी कि आप दुनिया की टॉप 100 कंपनीज में से आप इसको कह सकते हो। सही है, और दुनिया की 4th लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी कंसिडर की जाती है, 4th लार्जेस्ट। ठीक है, अच्छा इसके अलावा यानी कि अगर मैं कहूँ कि दुनिया के अंदर सबसे टॉप मोस्ट AT&T, वेराजॉन एंड चाइना मोबाइल आता है, उसके बाद इसके पास आता है। ठीक है, इसके अलावा पे टीवी कंपनी के हिसाब से भी इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है कि पे यानी कि आप पैसे देके टेलीविज़न देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इन टर्म्स ऑफ सब्सक्राइबर्स 2nd लार्जेस्ट कंपनी है इन केबल टीवी। ठीक है, और इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स के हवाले से जो लार्जेस्ट होम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, US का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आप इस कंपनी को डिक्लेयर कह सकते हो। अब हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और कंपनी की कुछ फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को भी लेके चलते हैं। ठीक है, अगर हम लेके चलते हैं रेवेन्यू की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात की जाती है तो तकरीबन इनका 123 बिलियन का रेवेन्यू था 2024 के अंदर। बिलियन, ये 2024 के स्टार्ट हैं इनके। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इनकी एसेट्स की बात करते हैं तो एसेट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो इनके 266 बिलियन के एसेट्स हैं। $billion। ठीक है, इट्स अ वेरी ह्यूज नंबर। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर इनके हवाले से बात करता हूँ आपसे कि भाई इनके बिजनेस यूनिट्स क्या हैं, इनके डिविजन्स क्या क्या हैं। ठीक है, कौन कौन से बिजनेसेस ये होल्ड करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमकास्ट केबल के बारे में, जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेस है इनका। जिसको हम एक्सफिनिटी का नाम देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं एक्सफिनिटी के अंदर, ये लोग केबल टीवी प्रोवाइड करते हैं। सही है, इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, टेलीफोन सर्विसेज भी इसी के अंदर आ जाती हैं। सही है, इनका बिजनेस ब्रांड अलग है। ठीक है, जो इनका कॉमकास्ट का जो एंटरप्राइज ब्रांड है वो फॉर्च्यून 1000 कंपनीज में फॉल इन करता है। ठीक है, दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं जो हमारी मतलब की कंपनी है, वो है NBC यूनिवर्सल। सही है, ठीक है, NBC यूनिवर्सल जो है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट कंपनी है। ठीक है, इनके पास काफ़ी सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं।
ठीक है। इनके पास स्पोर्ट्स नेटवर्क इनका अपना है, अलग है, ठीक है। इसके बाद अलावा ड्रीम वर्क्स एनिमेशन इनके पास, इन्होंने 2016 में बाय किया था। जिन ड्रीम वर्क्स एनिमेशन के पास कंग फू पांडा का फ्रेंचाइज है, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके अंदर, इनके पास जो वर्सेंट है, ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स के हवाले से काम करता है, सही है, वर्सेंट भी इन्हीं के पास आता है। अच्छा, अब क्या होता है, इसके बाद इनके पास जो दूसरा एक मेजर यूनिट आता है इनका, वो आता है, फॉल इन करता है स्काई ग्रुप के नाम से, सही है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिजनेस है, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है इसमें स्काई ग्रुप, ठीक है। इसके बाद हम इनके पास जो दूसरे इनके प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें हमारे पास, एक सेकंड उसको थोड़ा मेंशन कर देते हैं, जोमू एग्जिस्ट करता है इनके पास, ठीक है। स्ट्रीमिंग टेलीविजन है, इसे स्ट्रीमिंग टेलीविजन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं जो स्मार्ट टीवी मैन्युफैक्चरर के हवाले से, एक्स क्लास टीवी के हवाले से ये बात हुई है, ठीक है। और इसके अलावा इनके डिफरेंट एलिमेंट्स के हवाले से भी लिंक हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम इस चीज़ को आगे लेके चलते हैं कि इनके अपने OTT प्लेटफॉर्म्स, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कॉमकास्ट के OTT प्लेटफॉर्म के हवाले से, बिकॉज OTT इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस, सही है। अब देखो इसके अंदर इनके पास क्या है, दे आर रियल कॉन्ग्लोमेरेट्स, ठीक है। अब मैं इसमें और आगे लेके जाऊंगा और अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। इनका है OTT के अंदर बिजनेस में आ जाते हैं, इसको यहाँ मेंशन कर दूँ, OTT, एक्सफिनिटी, X1 जो है, ठीक है, जो जोमो का स्ट्रीम बॉक्सेस वगैरह के अंदर फॉलो कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा पीकॉक का ऑप्शन इनके पास मौजूद है स्ट्रीमिंग के अंदर, ठीक है। ये इनके पास कोर प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जो इसके अंदर ये लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कॉमकास्ट के हवाले से, यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का बिजनेस अपना इनकी अपनी जगह पे मौजूद है, सिनेमास का अपना बिजनेस है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें एग्जिस्ट कर रही होती हैं इसके अंदर। इसमें एक और चीज़ मैं आपको थोड़ा सा ऐड ऑन करना चाहूँगा, NBC यूनिवर्सल जो है ना, मैं इसको थोड़ा सा आपको अच्छे से समझाता हूँ, जो एक्चुअल हमारी कंपनी है ये, ठीक है, जिसके ऊपर हमने स्टडी ज़्यादा करनी है। देखो NBC यूनिवर्सल के ना डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है। NBC यूनिवर्सल एक्चुअली कम ग्रुप है उसका कॉमकास्ट का, उसके डिफरेंट डिविजन हैं, ठीक है। एक है NBC, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग ह्यूज एंटरप्राइज, NBC यूनिवर्सल मीडिया ग्रुप, ठीक है। फिर आता है आपका NBC यूनिवर्सल न्यूज़ ग्रुप, फिर आ जाता है
यूनिवर्सल फिल्म एंटरटेनमेंट ग्रुप, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा यूनिवर्सल डेस्टिनेशंस एंड एक्सपीरियंसेस। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये एक्चुअल के अंदर इनका पूरा साइकिल है। यूनिवर्सल डेस्टिनेशन एक्सपीरियंस में यूनिवर्सल स्टूडियोज, रिजॉर्ट्स वगैरह सारे आ गए। फिल्म एंटरटेनमेंट ग्रुप में स्टूडियोज सारे आ गए। अच्छा, फिर आपके पास अगर हम बात करते हैं फिल्म एंटरटेनमेंट, जो कि हमारा मेजर रोल है जिसमें हमने स्टडी करना है, जो कि जिसके अंदर आपके पास यूनिवर्सल जो स्टूडियोज़ के नाम से भी जाना जाता है ये, ठीक है। अगर हम 2022 के रेवेन्यू की बात करें तो इसने $11.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था, ठीक है। अगर हम बात कर सकते हैं इसके डिवीजन में यूनिवर्सल पिक्चर्स आ जाता है। इसके अलावा जो ब्लैक लॉट म्यूज़िक भी इसकी सब्सिडीज में आ जाता है, ठीक है। अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी एग्जांपल बात करूं, यूनिवर्सल डेस्टिनेशन एक्सपीरियंसेस की बात करूं तो इट्स मोर अबाउट द थीम पार्क। अगर मैं बात करूं इसके अंदर तो ये लोग किन किन एरियाज़ में ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग चाइना में काम कर रहे हैं, जापान, सिंगापुर, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। कॉमकास्ट इज द मेन कंपनी, ठीक है। इसके अंदर यूनिवर्सल स्टूडियोज हॉलीवुड, यूनिवर्सल ऑरलैंडो रिजॉर्ट्स, यूनिवर्सल स्टूडियोज जापान, यूनिवर्सल स्टूडियोज सिंगापुर, बीजिंग रिजॉर्ट्स, किड्स रिजॉर्ट, हॉरर अनलीश्ड, हॉरर यूनिवर्सल क्रिएटिव, ये सारे बिजनेसेस इसी अम्ब्रेला के अंडर में चल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ कॉन्ग्लोमरेट्स वर्क्स। सही है, कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये लोग एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है यार। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ पे एड ऑन करना चाहूँगा। इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ एज ऑफ 2024 की हम बात करें, अभी तो 2024 का डेटा आया हुआ है हमारे पास, ठीक है। एम्प्लॉयज़ 182,000 एम्प्लॉयज़, ये पूरी फौज है। समझ लो मेरी बात, ठीक है। जो रीसेंट रैंकिंग है ना उसके अंदर जो कॉमकास्ट की जो फॉर्ब्स की रैंकिंग है, फॉर्ब्स ग्लोबल, ये इनकी बेहतर होके दैट इज नाउ 43rd रैंकिंग, ठीक है जी। तो ये एक चेंजिंग सही कर लें। नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू डिस्कस मोर अबाउट द वॉल्ट डिज्नी कंपनी, ठीक है। बहुत ही बड़ी कंपनी है, अगर मैं कहूँ ये ओल्डेस्ट कॉन्ग्लोमरेट, सही है। ये 1923 से ऑपरेटिव है, ठीक है, सही है। इनका जो मेजर बिजनेस है, दे आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स द मीडिया, ठीक है। यानी कि इनका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बिजनेस है वो दिस इज कंसिडर्ड एज द मास मीडिया, इट इज कंसिडर्ड एज अ मास मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कॉन्ग्लोमरेट। इनका काम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ज़्यादा लिंक है, ठीक है। कहीं ना कहीं, और मैं समझता हूँ ये वो बिजनेस है जिसने कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी को कंटेन किया हुआ है, एंटरटेनमेंट कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है जी। अगर मैं इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ आपके पास, ठीक है। फाउंडेड इन 16 अक्टूबर 1923, ठीक है। एज इट वॉज स्टार्टेड एज एन एनिमेशन स्टूडियो, ठीक है। इट वॉज जस्ट स्टार्टेड एन एनिमेशन स्टूडियो, लेकिन उसके बाद आगे जाके ये डिज्नी ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड देन दे डेवलप करते गए और डिफरेंट एज अ कॉन्ग्लोमरेट ये इमर्ज होते हैं, ठीक है।
अगर मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज इज द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है, बट इट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स इट इज द सेकंड, इट्स ऑन सेकंड नंबर, ठीक है। अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करता हूं तो रेवेन्यू साइकिल की अगर हम बात करते हैं इनकी, ठीक है, तो रेवेन्यू वाइज इनका रेवेन्यू है $94.4 बिलियन जी, 94.4 बिलियन, ठीक है। और 94.4 बिलियन डॉलर्स के साथ साथ ये 2025 का रेवेन्यू है इनका, ठीक है। और इनकी जो नेट इनकम थी इसके हिसाब से तकरीबन कोई जो 12 बिलियन डॉलर्स थी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी चीज़ को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ तो अगर मैं इनके टोटल एसेट्स की बात करता हूँ आपसे, ठीक है, वो हैं आपके 197.5 बिलियन डॉलर्स, 197.5 सॉरी 1 ठीक है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के हिसाब से मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है। इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं 2,31,000 एम्प्लॉयज हैं इनके, जस्ट लाइक आर्मी, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको इनके 3 मेजर बिजनेसेस बताता हूँ जो इनके मेजर बिजनेसेस आते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो इनका मेजर बिजनेस चंक है जिसको हम कह सकते हैं वो है डिज्नी एंटरटेनमेंट, फिर आता है हमारा डिज्नी एक्सपीरियंसेस, फिर आता है हमारा ESPN। अगर मैं आपको सिर्फ इन बिजनेसेस के बारे में ही बताऊं तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी, लेकिन जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस जो हमने अंडरस्टैंड करना है ना, दैट इज़ ऑल अबाउट डिज्नी एंटरटेनमेंट, ठीक है। डिज्नी एंटरटेनमेंट इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस यूनिट आता है, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट टेलीविजन एंड फिल्म स्टूडियो इन हॉलीवुड कंसिडर किया जाता है। इन टर्म्स अगर आप सिर्फ मीडिया के हवाले से कंपेयर करोगे तो कॉमकास्ट से बड़ा यूनिट है, लेकिन कॉमकास्ट चूँकि कंपनी बहुत बड़ी है इस वजह से कॉमकास्ट नंबर 1 कंसिडर की जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर इस चीज़ को आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, तो हमारे पास बहुत सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, ठीक है। इनके पास जो कोर बिजनेसेस आते हैं उनमें आता है द वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स, जो कि एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटर है, वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज मोशन पिक्चर्स, दुनिया के बिगेस्ट फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग प्रमोशन बिजनेस के अंदर आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हमारे पास जो दूसरी कंपनीज आ जाती हैं इसके अंदर, डिज्नी ABC डोमेस्टिक टेलीविज़न, डिज्नी ABC इन्होंने परचेज किया था इसको, ABC डोमेस्टिक टेलीविज़न, सही है। फिर डिज्नी एंटरटेनमेंट टेलीविज़न या टीवी आप कह सकते हैं इसको। फिर आ गया एक और हमारे पास आता है डिज्नी प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन,
ये थर्ड पार्टी मीडिया सेल्स देखता है एक्चुअली ना, ठीक है। प्लेटफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। फिर इसके अलावा अगर हम आगे लेके चलते हैं तो फिर हमारे पास डिज्नी स्ट्रीमिंग आ जाता है, जो डिज्नी प्लस, होलू, हॉटस्टार वगैरह देखता है। डिज्नी स्ट्रीमिंग, ये जो मैं एक एक वर्ड लिख रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सही है। फिर आगे चलते हैं हम, इसमें फिर डिज्नी इंडिया आ जाता है, फिर उसके बाद डिज्नी द वॉल्ट डिज्नी लैटिन अमेरिका आ जाता है, सही है। तो ये सिर्फ डिज्नी एंटरटेनमेंट्स के यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये यूनिट्स जो होते हैं ये डिफरेंट कामों में काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपके पास अगर मैं इस वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ की बात करूं तो अब वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ के अंदर ही बेटा हमारे पास पिक्सार आ जाता है, ठीक है। हमारे पास एनिमेशन स्टूडियोज़ आ जाते हैं, बिल्कुल मार्वल भी आता है इसमें, ठीक है। फिर लोकैस फिल्म्स आ जाता है, ये सारी जो इन्होंने फिल्म्स परचेज की हैं हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन के थ्रू। 20th सेंचुरी फॉक्स, जिसको 20th सेंचुरी स्टूडियोज कह दिया, ठीक है। ठीक है, सर्च लाइट पिक्चर्स भी इसी में आ जाता है, ठीक है। फिर आपका बुएना विस्टा थिएटर्स वगैरह जो हैं सारे मोशन पिक्चर्स में आ जाते हैं, ठीक है। मार्केटिंग, स्पेशल इवेंट्स वगैरह, फिर इनका थिएट्रिकल ग्रुप्स आ जाता है, ठीक है। थिएट्रिकल ग्रुप्स भी इसी के अंदर फॉलो इन करते हैं। डिज्नी म्यूजिक ग्रुप भी इसी के अंदर वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ के अंदर आता है, जिसमें कॉन्सर्ट्स वगैरह होते हैं। डिज्नी स्टूडियोज सर्विसेज हो गया, ठीक है। एंटरटेनमेंट टेलीविजन के अंदर भी इसके भी एक यूनिट्स में, यानी कि एक जो डिज्नी वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज़ है ये खुद इतना बड़ा यूनिट है जिसमें पूरी दुनिया है, आप कह सकते हो, ठीक है। सो ये हमने बेसिक अंडरस्टैंड किया अपने पास कि भाई वॉल्ट डिज्नी कंपनी का जो हमारा पहला यूनिट है, ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट डिज्नी एंटरटेनमेंट, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे एलिमेंट पे आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड डिज्नी एक्सपीरियंसेस। ये इटसेल्फ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस यूनिट है जिसने डिज्नी की एक फिजिकल प्रेजेंस को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। अब डिज्नी एक्सपीरियंसेस जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज में फॉलो इन करता है, ये चाइना में है, ठीक है, ये फ्रांस में है, पेरिस में जो है, ठीक है, हांगकांग, ठीक है, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अच्छा, अब इनकी बहुत सारी सब्सिडरीज भी एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है, लेकिन जो इन कंट्रीज़ में ये थीम पार्क्स डेवलप करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये डिज्नी एक्सपीरियंसेस थीम पार्क्स रन करते हैं, ये बहुत बड़ा बिजनेस है इनका। फिर इसके अलावा डिज्नी यूनिवर्सिटी जो ट्रेनिंग के लिए यूज़ होती है, ठीक है। इसके अलावा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी डिज्नी एक्सपीरियंसेस ही लुक आफ्टर करते हैं, ठीक है। फिर आपका अल्लाह भला करे अब आता है ESPN, सही है। ESPN इटसेल्फ एक बहुत बड़ा बिजनेस यूनिट ऑपरेटिव है, जिसके अंदर केबल टेलीविज़न भी आ जाता है, केबल टीवी, सैटेलाइट टीवी, ठीक है, स्ट्रीमिंग मीडिया, सही है, जिसके अंदर आपका ESPN.com, ESPN रेडियो, ESPN न्यूज़,
ESPN प्लस, ये सारे डिपार्टमेंट्स ये लुक आफ्टर करते हैं। तो ये इस तरह से एक दुनिया की एक मेजर कॉन्ग्लोमरेट बनता है आपका वॉल्ट डिज्नी। क्लियर हो रही है बात? नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद अनदर कॉन्ग्लोमरेट, सही है, जो कि एक रियल कॉन्ग्लोमरेट मैं कहूँगा, जिसने वाकईतन कॉन्ग्लोमरेशन के अंदर ना PhD किया हुआ है, जिस पे आप सोनी के ऊपर आप PhD करो तो प्रॉपर PhD बन सकता है, कॉन्ग्लोमरेशन के ऊपर आप PhD करना चाह रहे हो तो, ठीक है। सो अगर मैं आपको एक बात बताऊं सोनी के हवाले से, ठीक है, रियल कॉन्ग्लोमरेट, और दूसरी सबसे खास बात क्या है, इट इज़ बेस्ड इन जापान, सही है, पहली नॉन अमेरिकन कंपनी है जो उसने ये पोजीशन गेन की है, सही है। सोनी इटसेल्फ करता क्या क्या है भाई, सोनी जो है ना भाई बहुत ही खतरनाक सीन है इसका। सोनी ऑटोमोटिव के अंदर भी है, ABCD के हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है। ऑटोमोटिव के बाद एनिमे, भाई जापानीज एनिमे के लिए तो पागल हैं, ठीक है। दूसरी चीज कैमराज, ठीक है, फिर कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, फिर आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स, सही है, फिर आ जाता है फिल्म्स, म्यूजिक, ठीक है, रोबोट्स, फिर आ जाएगा सेमीकंडक्टर्स। ये आपको याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपने कुछ भी, अगर आपने एग्जाम्पल वगैरह में यूज़ करना हो तो आप उसको, इस एलिमेंट को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स, फिर आपका टेलीकॉम, सही है, टेलीकम्युनिकेशन के इक्विपमेंट बनाते हैं, ये टेलीकम्युनिकेशन के कोर बिजनेस में नहीं है, ये चला नहीं सके थे उसको, ठीक है। फिर टीवी शोज़, सोनी के टीवी शोज़ भाई सबको पता है। फिर आपका वीडियो गेम्स, भाई ये तो नेक्स्ट लेवल गेम है इनका। तो भाई ये इतने सारे बिजनेसेस करते हैं, ठीक है, रियल कॉन्ग्लोमरेट आप जिसको कह सकते हो, ठीक है। अगर मैं दूसरे हेड के ऊपर इनके रेवेन्यू साइकिल की बात करूं तो इनका 2024 का जो रेवेन्यू था बेटा वो था 10.9 बिलियन डॉलर्स, 90 पॉइंट रेवेन्यू जो था इनका 90.14 बिलियन डॉलर्स था जी, 90.14 बिलियन डॉलर्स था, ठीक है, ये था 2024 का, ठीक है। फिर अगर मैं इनके एम्प्लॉयज़ की बात करता हूँ, ठीक है, तो एम्प्लॉयज़ जो हैं इनके 113,000 एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑफ 2023 के स्टार्ट के मुताबिक। डेफिनेट सी बात है वो, अच्छा ये क्योंकि इसकी वजह ये है इनके एम्प्लॉयज़ कम रखने की, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करते हैं, समझ में आई बात। इट इज़ टेक्निकली इम्पॉसिबल कि मैं इसके सारे एलिमेंट्स को आपके साथ डिस्कस करूं, तो मेरे लिए मैं आपको डिस्कस करूंगा जो इनका फिल्म्स का और म्यूजिक का बिजनेस है, ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, ठीक है। अच्छा, अब हम जिसको डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज ऑल अबाउट सोनी पिक्चर्स एंटरटेनमेंट। जी, कैमरा चलाने वाला अच्छा होना चाहिए, सही है, इट्स लेस अबाउट द गन, मोर अबाउट द गन, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमारे पास इनके सोनी पिक्चर स्टूडियोज आ जाता है, ठीक है जी। फिर आपके पास इनकी पोस्ट प्रोडक्शन की फैसिलिटीज आ जाती हैं,
सही है। इसके अलावा जो वो हैं सोनी पिक्चर्स एक्सपीरियंसेस के नाम से एक कंपनी है जो कि सिनेमा वगैरह को देखती है। सोनी पिक्चर्स एक्सपीरियंसेस है। ठीक है, फिर आ गया सोनी पिक्चर्स यूरोप। फिर आ गया सोनी पिक्चर्स एनिमेशन। सही है। इसके अलावा सोनी पिक्चर्स रिलीजिंग जो कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वर्टिकल इंटीग्रेशन में आ जाएगी। रिलीजिंग, ठीक है, इनकी भी दो एंटरप्राइज कंपनीज हैं, एक सोनी पिक्चर रिलीजिंग इंटरनेशनल है, एक द मैक्सिको के लिए उन्होंने अलग से रखा हुआ है। ठीक है, फिर आते हैं सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट, जिसमें टीवी चला आ जाता है इनका। सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट। ठीक है, कार्टून स्टूडियोज हो गए, ऐसा ये तमाम चीज़ें एलिमेंट सारी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा फिर एक्विजिशन ग्रुप्स हैं जिसमें डेस्टिनेशन फिल्म, स्टेज 6 फिल्म्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये तमाम कंपनी, सोनी पिक्चर्स टेलीविज़न, ये मेंशन करना ज़रूरी है, सोनी पिक्चर्स टेलीविज़न। ठीक है, किड्स का अलग बनाया हुआ है उन्होंने, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ यूनिट्स रिलेटेड टू इट। ठीक है, फिर सोनी म्यूजिक ग्रुप आ जाता है। ठीक है, जिसमें EMI म्यूजिक प्रोडक्शन भी इन्हीं के पास आ जाती है। कोलंबिया रिकॉर्ड्स, म्यूजिक का एक अलग बिजनेस है इनका, प्रॉपर बहुत ज़बरदस्त। सोनी म्यूजिक इंडिया, सोनी म्यूजिक फिलीपाइंस। ठीक है, ये सारी कंपनी सारी कंट्रीज़ के अंदर ये डील कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इतना बड़ा पोर्टफोलियो सोनी पिक्चर्स जो है वो अपने पास कैरी करता है। ठीक है जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं जनाब। जो जंग अभी चल रही है इस वक्त, ठीक है, दैट इज़ ऑल अबाउट द वार्नर ब्रदर्स। ठीक है, जिसको अभी नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली परचेज़ किया है। ठीक है, हम इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा कि ये कहानी क्या है, ये कहानी इस्टेब्लिश कैसे हुई और ये अब ये किस करवट बैठेगी। ठीक है, मैं अभी आपको इस वक्त के हिसाब से बता सकता हूँ कि इस वक्त क्या सिनेरियो चल रहा है, नेटफ्लिक्स ने परचेज़ कर लिया है नहीं किया है। देखो, वार्नर ब्रदर्स जो था ना, ये एक आपको मैं एक छोटी सी चीज़ समझाता हूँ। ठीक है, वार्नर ब्रदर्स अभी से नहीं बिक रहा। ठीक है, वार्नर ब्रदर्स जिसको हम वार्नर मीडिया कहते हैं, ठीक है, ये एक्चुअल के अंदर फुटबॉल बना हुआ है कुछ अरसे से। बिकॉज मीडिया का बिजनेस बड़ा ही कोई टेक्निकल बिजनेस है, ये हर कंपनी इससे पैसा नहीं बना सकती, बात सारी है। ठीक है, इसी वजह से वो एक पोजीशन के ऊपर लेकर आते हैं, अच्छी वैल्यूएशन लगवाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये एक फिनोमेना हमने काफ़ी अरसे से देखा हुआ है। ठीक है, अगर मैं आपको बहुत सिंपल सी एक बात बताऊं, ठीक है, तो वार्नर मीडिया जो है इट्स अ मल्टीनेशनल मैस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट बिजनेस है। ठीक है, मैस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कोर बिजनेसेस इनके वही हैं, मैस मीडिया और एंटरटेनमेंट वाले। ठीक है, इनिशियली इट वाज ओन्ड बाय, ठीक है, अभी जो हम बात कर रहे हैं कि यानी कि नेटफ्लिक्स ने परचेज कर लिया है या परचेज नहीं किया है, अभी भी पैरामाउंट ने भी आवाज़ लगाई है। ठीक है, और इस वक्त जो अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, अभी तक चूँकि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है, तो हम इसको AT&T के पास ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, पहले ये वार्नर ब्रदर्स था। ठीक है,
जब AT&T ने परचेज़ किया तो इसको इन्होंने वार्नर मीडिया में कन्वर्ट कर दिया। सही है। सो ये कंपनी इससे पहले भी सेल आउट हो चुकी है टाइम वार्नर के नाम से, ठीक है, से पे थी ये कहा जाती थी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं 2001 के अंदर ये मर्ज हुई AOL टाइम वार्नर के साथ, तो वो एक फॉर्मुलेशन होती है। उसके बाद जो है जो वो है AT&T के साथ ये डेवलप होती है, ठीक है। तो अब अगर मैं इसकी बेसिक रेवेन्यू साइकिल की बात करूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ नेटफ्लिक्स / पैरामाउंट, क्योंकि अभी तक डिक्लेरेशन आना बाकी है, एक आध दिन में आ जाएगा, तो हो सकता है ये हम AT&T की जगह नेटफ्लिक्स का ही नाम लिखें, ठीक है। सो अगर नेटफ्लिक्स ने ये परचेज कर लिया तो ये डिजिटल की एक बहुत बड़ी जंग होगी कि जिसने कॉन्ग्लोमरेट्स को परचेज करना शुरू कर दिया, ठीक है। वार्नर ब्रदर्स इज़ अ वेरी बिग नेम, ठीक है। अगर मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं, ये थोड़े अरसे से लॉस में है, लेकिन अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं आपसे, तो रेवेन्यू के अंदर ये फॉल इन करता है $35.63 बिलियन पे। और लेकिन ये स्टार्ट्स 2021 के दिए गए, क्योंकि अभी तक AT&T ने सही से रिलीज़ नहीं किए डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। 2018 में AT&T ने इसको परचेज़ किया था, ठीक है। फिर आपका अल्लाह भला करे नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की बात की जाए, बिकॉज साइज ऑफ द कंपनी निकालने के लिए नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर अगर आप सेम इंडस्ट्री के अंदर एनालाइज कर रहे हो, ठीक है। अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करूं, इस वक्त जो इनके मेजर बिजनेस यूनिट्स हैं वो हैं, सबसे पहले वार्नर मीडिया, स्टूडियोज एंड नेटवर्क, मेजर बिजनेस यूनिट्स में से आता है। फिर आता है वार्नर मीडिया न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स, न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स, ठीक है। फिर आता है वार्नर मीडिया सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस रन करते हैं इनका। फिर आगे आते हैं हम वार्नर मीडिया डायरेक्ट, फिर आता है वार्नर मीडिया इंटरनेशनल, ठीक है। ये इनके मेजर बिजनेस यूनिट है, ठीक है। अगर मैं बहुत सिंपल सी बात करूं, ठीक है, इनके पास HBO Max स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, ठीक है। कि अगर मैं बहुत ही सिंपल सी बात करूं तो हमारे पास यहाँ पे वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के हिसाब से चल रहे हैं चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा ये 130 के अंदर फॉल इन करता है फॉर्च्यून 500 के अंदर, ठीक है। जो क्या कहते हैं काफ़ी सारे इंटरनेट जो TW टॉम वार्नर केबल भी इसने ओन किया है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये अपनी बिजनेसेस छोड़ता चला गया, ठीक है। कई मरतबा कुछ बिजनेसेस बंद हो गए, कुछ बिजनेसेस वार्नर मीडिया का म्यूजिक भी था, एंड देयर आर सेवरल कंपनीज जो कि इस अम्ब्रेला के अंडर में चलती थी, ठीक है। कहा जाता है जो 2001 के अंदर AOL जो कि कंपनी थी उसने मर्ज किया टाइम वार्नर के साथ इन अ डील दैट केम टू बी रिगार्डेड एज द वर्स्ट मर्जर इन हिस्ट्री, ठीक है। इसकी वजह डाउन साइडिंग थी टाइम वार्नर के अंदर, सिंपली जो क्या कहते हैं वहाँ पे बहुत बुरा हालात हुए, इतना अच्छा मर्जर साबित हुआ नहीं, ठीक है।
तो AT&T ने इसको एक्वायर किया था $108 बिलियन के अंदर, और वार्नर मीडिया को एक रीब्रांडिंग को से गुजारा है इसको, ठीक है। लेकिन अब वो AT&T भी नहीं चला सका है इसको, अब वो उसको सेल आउट करने के मूड में टूवर्ड्स नेटफ्लिक्स और टूवर्ड्स पैरामाउंट किस तरफ बात बनती है वो देखा जाएगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। Now we are moving forward with another concept, with another conglomerate, जिसको हम पैरामाउंट ग्लोबल कहते हैं, ठीक है जी। पैरामाउंट ग्लोबल जो है, पहले ये वियाकॉम CBS कहलाती थी, ठीक है। ठीक है, अच्छा, अब ऑटोमेटिकली सवाल ये उठता है कि ये कौन सा बिजनेस करती है। देखो, मैं अगर आपको एक बात बताऊं, फाइनेंशियल कंडीशनिंग की बात बताऊं, तो वार्नर मीडिया और वियाकॉम CBS दोनों सिवियर फाइनेंशियल क्रंच में, ठीक है, फाइनेंशियली, ठीक है। इसकी एक बहुत सारी वजह है। एक तो ये है कि देखो, जब कंपनीज में क्या कहते हैं, एक्विजिशन मर्जर्स बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। अब मैं अगर बहुत सिंपल सी बात बताऊं, तो इनकी वही वाला काम है, मैस मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कॉन्ग्लोमेरेट कंसिडर किया जाता है इनको। कॉन्ग्लोमेरेट, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो इनके जो मेजर, अगर मैं इनकी फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ आपके साथ, तो हमें जो नज़र आता है कि इनका जो 2024 का जो रेवेन्यू था, वो था, रेवेन्यू वाज $29.2 बिलियन था, ठीक है। और ये सबसे ख़तरनाक बात ये थी कि इनका 6.2 बिलियन का लॉस था इनका, ठीक है। और अगर हम एसेट्स की बात करते हैं, इनके टोटल एसेट्स के बारे में बात करते हैं, तो एसेट्स नज़र आते हैं हमें 46.2 बिलियन के, ठीक है, जो कि कंपैरिजन के हिसाब से थोड़े से कम है, ठीक है। ठीक है, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखें, जो मेजर कंपनी है, क्या कहते हैं इसको, नेशनल अम्यूजमेंट्स कहा जाता है, जो कि लुक आफ्टर करती है। नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की अगर हम बात करते हैं इनके, तो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ भी इतने ज़्यादा नहीं है, सबसे कम नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, 18,600 एम्प्लॉयज़ हैं एज ऑफ 2024, ठीक है। अब मैं अगर इनके मेजर बिजनेस यूनिट्स की बात करूं आपसे, तो वो समझना ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। इनके मेजर बिजनेस यूनिट में हमारे पास पैरामाउंट पिक्चर्स आ जाता है, जो कि मेजर यूनिट है इनका, मेजर बिजनेस है जिसके साथ पैरामाउंट पिक्चर्स, ठीक है। फिर आ जाता है CBS एंटरटेनमेंट, फिर पैरामाउंट मीडिया नेटवर्क्स, सही है। फिर आगे आते हैं पैरामाउंट इंटरनेशनल नेटवर्क्स, इंटरनेशनल नेटवर्क्स, ठीक है। फिर आते हैं पैरामाउंट स्ट्रीमिंग, सही है। फिर पैरामाउंट की कुछ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी आ जाती हैं, ठीक है। फिर पैरामाउंट ग्लोबल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, ये इनके मेजर बिजनेस यूनिट्स हैं, ठीक है। पैरामाउंट ग्लोबल कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, बात सारी ये, इनका जो मेजर बिजनेस लिंक होता है ना, वो एंटरटेनमेंट ही के साथ लिंक होता है, ठीक है। और अगर हम पैरामाउंट पिक्चर्स की बात करें, तो इट इज़ वन ऑफ द मेजर एलिमेंट, जिसको आप कह सकते हो कि जो इनका हाईलाइट है, ठीक है। इनिशियली जो इट वाज एस्टैब्लिश इन 1912, ठीक है।
और क्या कहते हैं, इट वाज कंसिडर्ड एज 6 ओल्डेस्ट ग्लोबल फिल्म स्टूडियो, ठीक है। और इसके अलावा बिग 5 फिल्म स्टूडियोज़ के अंदर कंसिडर किया जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के हवाले से, तो हम इनके पास पैरामाउंट पिक्चर्स के पास बहुत सारे बिजनेसेस नज़र आते हैं हमें। एक तरफ इनका होम एंटरटेनमेंट का बिजनेस है, फिर हमारे पास इनका पैरामाउंट प्लेयर्स है, ठीक है। फिर एनिमेशन का भी इसके अंदर पूरा बिजनेस डिवीजन है, ठीक है। इसके अलावा म्यूज़िक, ठीक है, निकलोडियन मूवीज, स्काई डांस एनिमेशंस भी इन्हीं के पास आ जाता है। सो ये एक कोर बिजनेस स्ट्रक्चर हमें नज़र आता है, जो हमारे मतलब कि हम जिससे हम बात करते हैं कि यार ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो हम बिग 6 कहते थे, तो उस वक्त न्यूज़ कॉर्पोरेशन हुआ करता था, जिसको अब न्यूज़ कॉप का कहते हैं हम, ठीक है। उसने अपना जो फिल्म का यूनिट था 20th सेंचुरी फॉक्स, वो सेल आउट कर दिया था। किसको बेटा? वो सेल आउट कर दिया था आपके डिज्नी को, ठीक है। वो हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन हुई थी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हुआ, उसके बाद फिर क्या हुआ कि जब ये चीज़ डेवलप होती है, इस तरह से डेवलप हो गया, ठीक है। तो फिर उसमें हमें क्या नज़र आता है, हमें बहुत ही सिंपल सी चीज़ नज़र आती है कि वहाँ पर तो अब उनके पास जो मेजर है वो फॉक्स का न्यूज़ वगैरह का बिजनेस है, लेकिन उनके पास जो मेजर चंक था आपके पास जो उनके फिल्म का, तो इसलिए हम फिल्म को अंदर वो उन्होंने डाला हुआ नहीं है, इस वजह से हम इसको एड ऑन नहीं कर रहे यहाँ पर। क्लियर हो गई बात? समझ में आती है बात? इसीलिए हम इसको बिग 5 के नाम से कंसिडर करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। अब तक हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बताया कि फिल्म इंडस्ट्री क्या है और फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप हो रही है, ठीक है, और वो किस तरीके से चीज़ें इस्टेब्लिश हो रही हैं ऑल अराउंड दी वर्ल्ड, ठीक है जी। तो ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आया है और दुनिया में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं, मीडिया के बिजनेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस आती हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जो टॉप 3 कंपनीज हैं, दे आर इन द प्रॉफिट, बट ऑन बॉटम 2 कंपनीज आर नॉट इन द प्रॉफिट, बट दे आर कॉन्ग्लोमरेट्स, ठीक है। ये था हमारा पूरा बेस ऑफ, अगर जिस बेसिस हम जिसकी बात कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं मीडिया कॉन्टेक्स्ट। ये हमारा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने पूरा फॉर्मेट अंडरस्टैंड किया, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अंडरस्टैंड किया, ताकि हमें पता तो हो कि हम किसके बारे में स्टडी करें। जब हम आगे जाके कॉन्ग्लोमरेट्स की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हम आगे क्रॉस मीडिया कन्वर्जन सिनर्जी की बात करें, हमें पता हो कि कौन सी कंपनी कहाँ पर फॉल इन करती है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये सारे जो आपके साथ मैंने अभी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है, ये सारे एक्चुअली हम कहते हैं इनको, वी यूज टू कॉल देम बिग 5 फिल्म स्टूडियोज़, ठीक है। हम उनको एक बिग 5 फिल्म स्टूडियोज़ का नाम देते हैं, ठीक है, कि दीज ऑल आर बिग 5 फिल्म स्टूडियोज़, जो कि आपको ओनरशिप एंड फंडिंग के हवाले से अंडरस्टैंडिंग के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपको पता हो कि ये क्या चीज़ है। दीज आर बिग 5 फिल्म स्टूडियोज़। कि भाई इनका बिजनेस क्या है, हाउ दे फंक्शन, ठीक है। अब ये बिग 5 फिल्म स्टूडियोज़ क्यों ज़रूरी हैं हमारे लिए इतना पढ़ना? बिकॉज देखो, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे होगे, ठीक है, उस टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है ना बेटा, वो सारी बिग 5 के साथ ही लिंक हो रही होगी, ठीक है। चाहे अगर हम बात पढ़ रहे हैं लेट्स सपोज इफ़ यू मूविंग टूवर्ड्स ओनरशिप, ठीक है, ओनरशिप में भी यही चीज़ आएगी कि भाई हु ओन्स द बिजनेस, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और टॉपिक्स के नाम से ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि आपको ये पता चाहिए ये इंस्टीट्यूशंस हैं क्या है मेरा बेटा। जब भी हम इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे तो हम इन बिग 5 की बात कर रहे होंगे, ठीक है। अब इंस्टीट्यूशंस की बात हम करेंगे ओनरशिप एंड फंडिंग के अंदर, ठीक है जी। हम
क्रॉस मीडिया कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी में बात करेंगे, कन्वर्जेंस एंड सिनर्जी, ठीक है जी। फिर हम टेक्नोलॉजी में बात करेंगे, सही है जी। सो ये हमारे पास सामने नज़र आ जाता है कि ये ओनरशिप पैटर्न्स के हवाले से पूरा कंटेंट जनरेट होता है, ठीक है। तो अब इसके आगे जब हम बात करेंगे तो हम ओनरशिप एंड फंडिंग के हवाले से बात करेंगे स्पेशलाइज्ड वे में।